मुंबई महानगर से सटा हुआ मुंब्रा टाउन। इस समय मुंब्रा की आबादी 12 लाख के आसपास है, जिसमें 90% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। 1975 तक मुंब्रा एक खेत खलिहानों से भरा हुआ इलाका हुआ करता था, मगर 1968 और 1975 के बीच लोग यहाँ आकर बसना शुरू हो गए और उसका मुख्य कारण था बम्बई या मुंबई की बढ़ती हुई आबादी। 1991 के समय में इस इलाके की आबादी सिर्फ 44,000 थी, मगर 1992 के दंगों के बाद बड़ी मात्रा में मुस्लिम्स बम्बई से मुंब्रा आकर बस गए। दंगों की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को 1 मील की जमीन भी बसने के लिए मुहैया कराई गई थी, जिसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड ने ली थी। आज के समय में मुंब्रा देश का सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका है। मुंब्रा में मिडिल क्लास, लोअर क्लास और वर्किंग क्लास के मुस्लिम्स रहते हैं। कहानी है इसी कौसा मुंब्रा के राशिद कंपाउंड में रहने वाले एक मौलाना अब्दुल कादरी की, जो कि कंपाउंड की मिलन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 401 में रहता था। 42 साल का मौलाना अब्दुल कादरी मुंब्रा बॉम्बे के एक मध्य सबर्ब के सबसे बड़े सुन्नी मस्जिद का पेशिमान यानी कि लीडर था। कादरी, जो कि पूरे पाक कुरान की 6,666 आयतें और पाक नबी मोहम्मद के करीब 70,000 उपदेशों को मोज़बानी याद कर चुका था। वो उसी इलाके की मस्जिद अशरफिया में 5 वक्त का नमाजी भी था। उसका गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में था, जहां उसकी पत्नी और बच्चे रहते थे। कादरी कौसा के इस अपार्टमेंट में अकेला रहता था। चूंकि कादरी इस अपार्टमेंट में अकेला रहता था, इसलिए उसके शिष्यों ने उसके घर में कामकाज के लिए एक कामवाली का इंतजाम कर दिया था। इस कामवाली का नाम रजिया उर्फ रजमी हनन था, जो कि बेसिकली कर्नाटका की रहने वाली थी, मगर हिंदी अच्छे से समझ और बोल लेती थी। रजिया मौलाना के घर में दिन में 2 बार काम करने के लिए आती थी। रजिया का काम था मौलाना कादरी के कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की साफ सफाई। वो दिन का कुछ समय मेहनत मजदूरी करती थी और बाकी सारा समय कादरी के यहाँ काम करते हुए बिताती थी और रात 10-11 बजे तक कादरी के यहाँ से फ्री हो पाती थी। कादरी 24 साल की रजिया को हर शाम कुरान भी पढ़ाता था। रजिया का रोज उसके घर में काम करना धीरे धीरे कादरी को उसके करीब लाने लगा। कादरी ने उस पर अपनापन दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि रजिया उसके और भी करीब आ गई और धीरे धीरे वो कादरी के प्यार जाल में फंस गई। अब इन दोनों के बीच की जिस्मानी दीवार भी गिर गई थी। रजिया कादरी के प्यार में पड़ चुकी थी, मगर उसको यह अंदाजा नहीं था कि कादरी उसके माध्यम से सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरी कर रहा है। इन दोनों के बीच ये जिस्मानी रिश्ता महीनों तक चला। इसी बीच फरवरी 1999 में रजिया अपने घर कर्नाटक चली गई और वहां से वापस आने के बाद मार्च की उस शाम रजिया ने कादरी को कुछ बताकर जैसे उसके ऊपर बम ही गिरा दिया। रजिया ने बताया कि वो संभवतः पेट से है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद ये कंफर्म भी हो गया कि हाँ, रजिया सच में पेट से है। जब कादरी ने उसको बच्चा गिराने की सलाह दी तो रजिया ने साफ मना कर दिया। वो न सिर्फ ये बच्चा रखना चाहती थी, बल्कि कादरी से शादी भी करना चाहती थी। मौलाना कादरी के लिए इस बात पर राजी होना नामुमकिन था कि वो एक नौकरानी तबके की लड़की से शादी कर ले। वो रजिया को फोर्स करता रहा कि वो बच्चा गिरा दे और उसकी रखल बनकर रहे, क्योंकि यह शादी तो नामुमकिन है। रजिया मौलाना कादरी के इस बर्ताव से हैरान थी। उसने मौलाना कादरी को बोला कि वो इस बच्चे को मौलाना कादरी का नाम भी देगी और सबको बताएगी कि उसका बच्चा है। ऐसा होने के बाद मौलाना कादरी ने रजिया से यह कहना शुरू कर दिया कि वो उससे शादी करेगा, मगर दिन पर दिन टालता भी रहा। कादरी ये सोच सोचकर नफरत की आग में जल रहा था कि एक नौकरानी तबके की लड़की उसको धमकी दे रही है, और सोच रहा था कि वो कैसे रजिया से छुटकारा पा सकता है। बकरीद का समय आ रहा था और साथ ही में कादरी के मन में कुछ घूम रहा था। कादरी ने यह तय किया कि एक दिन मौका निकालकर वो रजिया को मारेगा और फिर उसके शव को ठिकाने लगा देगा। इंस्पेक्टर काशीराम कचरेम ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कादरी ने रजिया को 14 मार्च 1999 को गला दबाकर मार डाला और उसके बाद एक धारदार चाकू से उसके शरीर के टुकड़े किए। टुकड़े करने के लिए उसने पहले रजिया के सर और धड़ को अलग अलग करके काट दिया और उसके बाद उसके हाथ और पैर काटकर उसके भी छोटे छोटे 20 टुकड़े किए। कादरी को ऐसा करने में 5 घंटे का समय लगा और उसने काफी हद तक हड्डी और मांस को भी अलग अलग कर दिया था। इतना सब करने के बाद उसने धड़ और सर को अपने फ्रिज में रख दिया और उन 20 टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके टॉयलेट में बहाना शुरू कर दिया। 3 दिन तक टुकड़ों को बहाने के बाद अब कादरी के पास रजिया का धड़ और सर बचा था। सर को उसने पास के एक नाले में फेंक दिया और धड़ को कौसा के डार्लिंग पंप के पास एक बंजर खेत में दफन कर दिया। 4 दिन बीत जाने बाद तक लोगों को रजिया के गायब होने का कोई पता नहीं चला, मगर मामले का खुलासा तब हुआ
जब 18 मार्च के दिन मुंब्रा पुलिस को कौसा के रहने वाले काशीराम चौधरी का फोन आया और उसने पुलिस को बताया कि उसके खेत में एक लाश दफन की गई है और उसको ये शक है कि लाश किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की है। पुलिस ने भी मुआयना करने के बाद यह कंफर्म किया कि हाँ, ये शव इंसान का ही है। मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर जनार्दन गर्जे का कहना था कि शव का लिंग पता करना मुश्किल काम था क्योंकि शव का नीचे का पार्ट ही मिसिंग था, मगर इसी इलाके में विक्टिम का पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी भी मिला, जिससे कि ये कयास लगाया गया कि विक्टिम एक महिला थी। मगर पुलिस के लिए अब भी एक सवाल था कि यह शव है किसका। 20 मार्च को पुलिस के संज्ञान में एक और वारदात आई, जिसके बाद तार से तार जोड़े जा सके। असल में राशिद कंपाउंड से ही ये खबर आई कि वहां की सीवर लाइन में एक प्लम्बर को मरम्मत करते समय मांस के टुकड़े मिले थे। पहले तो लोगों ने यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है ये बीफ या मटन हो, मगर खबर के और फैल जाने के बाद यह तय किया गया कि उस खेत में मिला शव और टुकड़े हो सकता है एक ही इंसान के हों। मोहम्मद अहमद शेख, एक सफाई वाला जो कि उसी कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में रहता था, उसका कहना था कि अजीजा टेरेस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 101, 201, 301 और 401 का ड्रेनेज पाइप चोक होने की कंप्लेन आई थी और इसी के अनुसार जब ड्रेनेज की सफाई करना शुरू करी तो 2-3 किलो मांस के टुकड़े उसमें फंसे हुए मिले। ये पुलिस के लिए पहला ब्रेक थ्रू था। पुलिस ने मिसिंग लोगों की कंप्लेंट छानना शुरू किया तो उनको 26 मार्च को दर्ज की गई एक रिपोर्ट मिली जिसमें रजिया नाम की एक काम वाली के मिसिंग होने का जिक्र था और ये कंप्लेंट रजिया की मां खजात हुसैन शेख ने लिखवाई थी। ये उसी रजिया की मिसिंग कंप्लेंट थी जो कि सोसाइटी में काम करती थी जहां के प्लम्बर को मांस के टुकड़े मिले थे। उसकी मां ने रजिया के अवशेषों में से उसके बाएं पैर के अंगूठे पर बने एक निशान से शव की शिनाख्त की। इसी सोसाइटी में काम करने वाली एक और काम वाली जफर निसा ने बताया कि रजिया, जो कि पिछले कुछ दिन से मिसिंग है, 2 महीने पेट से थी। पुलिस के पास अब इस हत्याकांड का मोटिव भी था और चूंकि वो टुकड़े कादरी के फ्लैट के पाइप से मिले थे और रजिया कादरी के यहाँ काम भी करती थी, 26 मार्च के दिन पुलिस ने उसको पकड़ने में कोई देरी नहीं की। मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है जो कि मौलाना अब्दुल कादरी की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर उतर आई थी। करीब 200 लोगों ने पूरे मुंब्रा पुलिस स्टेशन को घेर लिया था और कादरी की रिहाई की मांग करने लगे थे। पुलिस को भी लगा कि बकरीद सर पर है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए अच्छा है कि कादरी को फिलहाल छोड़ दिया जाए और यही सोचते हुए उन्होंने 25 मार्च को उसको छोड़ दिया। मगर जब पुलिस को रजिया का सर भी पास के एक नाले में 27 मार्च को मिल गया तो पुलिस ने कादरी को एक बार फिर से धर दबोचा और तगड़ी पूछताछ करने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कादरी के कबूलनामे के बाद उसको मानने वाला हर आदमी स्तब्ध था और उसके विरुद्ध हो गया था। कादरी को मानने वाले एक शख्स का कहना था, हमने उसको वली माना और मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसके साथ नमाज अदा करने का मौका मिलता था, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैं एक शैतान का साथ दे रहा था। केस की सुनवाई के दौरान कादरी की तरफ के वकील ने ऐसे कई तथ्य सामने रखे जिनसे यह प्रदर्शित किया गया कि कादरी निर्दोष है। उनका पहला सवाल था कि अगर रजिया 12 मार्च को गायब हुई थी तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट इतनी लेट 26 मार्च को क्यों लिखवाई गई। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि रजिया प्रेग्नेंट थी भी या नहीं, क्योंकि जांच के दौरान कोई भी मानव भ्रूण नहीं मिला था और अगर वो प्रेग्नेंट थी तो भी इस बात का क्या सबूत है कि वो बच्चा कादरी का ही था। रजिया के पेट से होने को लेकर उन्होंने एक और बात कही कि महिला हीराबाई, जिसको रजिया ने बताया था कि वो 2 महीने पेट से है, वो रजिया की कौन लगती है। वो तो एक हिंदू है जबकि रजिया मुस्लिम, इन दोनों में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। इसी प्रकार मद्रास के रहने वाली जफर निसा भी एक ईसाई है। क्या रजिया किसी भी जानने वाले को ये बता देती थी कि वो एक बिन ब्याही मां बनने वाली है। 2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसने माँ और बहनों को क्यों नहीं बताई, जबकि गायब होने से पहले वो अपने घर कर्नाटक में रहकर आई थी। अभियोजन पक्ष के वकील का कहना था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर रजिया ने हीरा भाई को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया हो। वो दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में रहते थे, साथ जगना, सोना, उठना, बैठना था, तो ऐसे में एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना तो आम बात है। जफर निसा के बारे में भी उनका यही कहना था कि वो ईसाई है और मद्रास की रहने वाली है, इससे क्या लेना। वो फिलहाल तो रजिया के साथ एक ही सोसाइटी में काम करती थी ना, तो ऐसे में वो इसकी एक करीबी बन गई होगी और रजिया ने उसको भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया होगा। हीरा भाई ने उसको उल्टियां करते हुए भी देखा था, तो ऐसे में ये कहना कि वो पेट से नहीं थी, ये इलॉजिकल है। उन्होंने ये भी कहा कि गायब होने से पहले रजिया 15 दिन के लिए अपने घर कर्नाटक गई थी। उस बीच पहली बार उसका पीरियड मिस हुआ होगा। उस समय वो 1.5 महीने गर्भ से रही होगी। उसको ये श्योर नहीं होगा कि पीरियड क्यों मिस हुआ और इसलिए उसने इसके बारे में अपनी माँ और बहनों को कुछ नहीं बताया।
मगर वापस आने के बाद जब उसका दूसरा पीरियड भी मिस हुआ तो उसको यकीन हो गया कि वो पेट से है, और तब उसने हीराबाई, जफरनिसा और कादरी को इसके बारे में बताया। कादरी के फ्लैट 401 की जांच जब फॉरेंसिक टीम ने की तो उनको बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे ये साबित हुआ कि फ्लैट में कुछ बड़ा कांड हुआ था। उनको फ्लैट के टाइल्स और दीवारों पर 4-5 जगह खून के धब्बे मिले। रजिया की 2 हेयरपिन चारपाई के पास मिली। टॉयलेट की झाड़ू पर मांस के टुकड़े और बाल लगे हुए थे। बेडरूम की दीवार पर खरोच के निशान भी पाए गए थे, जो हो सकता है कि कादरी और रजिया के बीच हुई झड़प की वजह से बने हों, जिनमें खून भी लगा था, और वो निशान मिटाने की कोशिश भी की गई थी।